हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चींटी, एंट, चींटी आप सभी ने देखी होगी। अगर आप चींटियों को देखते हो तो आपने चींटियों में एक चीज नोटिस की होगी, डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आपने कभी चींटियों को चलते हुए देखा है तो देखना, एक चींटी, उसके पीछे दूसरी चींटी, उसके पीछे तीसरी, लाइन बना के चलती है, पंक्ति में चलती है। आप क्या करना, जब चींटियां चल रही हो उस वक्त आप एक पेन उनके रास्ते में रख देना। आप देखोगे वो पेन के ऊपर से गुजर जाएगी। एक पत्थर रख देना, आप देखोगे पत्थर के ऊपर से गुजर जाएगी या साइड में से होकर गुजर जाएगी। आप अपना पैर रख देना, अपना हाथ रख देना, जितने चाहे जितन कर सकते हो कर लेना। आप चींटियों को उस लाइन में, उस रेखा में जाने से नहीं रोक सकते। वो जिनको जाना है वो जाएगी, उनको आप नहीं रोक सकते। इनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या है, आप चींटियों को मार दो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि चींटियों को जाने से रोका जा सके। दोस्तों, वो चींटियां हैं लेकिन हम तो इंसान हैं। आज आपको और हमें रोकने वाले बहुत लोग बैठे हैं। हर वक्त जब आप कोई कड़ा फैसला तो कदम उठाते हो, कोई मेहनत करते हो, तो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या कर लेगा ये, क्या कर लेगा। आज जो लोग हंस रहे हैं ना, अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन रखते हो, अनुशासन रखते हो और अपने काम में लगे रहते हो, एक दिन वही लोग आपके लिए खड़े होकर के तालियां बजाएंगे। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, ब्लड। दोस्तों, रक्त या ब्लड, आपको पता है मानव के शरीर में रक्त पाया जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रक्त के ऊपर। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको जानते हैं। रक्त जो होता है उसकी मात्रा कितनी होती है शरीर में। तो मानव शरीर के अंदर रक्त जो होता है वो 5 से 7 लीटर, एवरेज बता रहा हूं, स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है। इसके बाद जो रक्त होता है ना, इसको सर्वाधिक कोमल संयोजी ऊतक कहा जाता है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इसको दोस्तों, समझना। ये जो अगर पूछा जाए शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो हड्डी, बोन सबसे कठोर होती है ना। इस तरह से देखा जाए शरीर का सबसे कोमल ऊतक कौन सा होता है, तो जो रक्त होता है ये शरीर का सबसे कोमल या कोमल संयोजी ऊतक या सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ओके, इसको अपन मिथ्या संयोजी ऊतक या आभासी संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका क्या कारण है, देखो ऊतक क्या होता है आपको सबको पता है, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अब ऊतक जो होता है ना, उसमें जो कोशिकाएं होती है वो वहीं पर निर्मित होती है। लेकिन आप ब्लड के केस में देखते हो तो ब्लड खुद से नहीं बनता है। ब्लड का कोई हिस्सा जो होता है, पार्ट जो होता है, वो लीवर में बनता है, कोई लसिका में बनता है, कोई कहीं बन रहा है, कोई बोन मैरो में बन रहा है। तो इसकी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग हिस्से से बन के आ रही है, जहां पर ये ब्लड के अंदर ही ब्लड नहीं बन रहा बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से बन के आ रहा है। इसलिए ब्लड को मिथ्या या फिर जो है आभासी संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, ब्लड का पीएच कितना होता है रक्त का, तो रक्त का पीएच जो होता है दोस्तों, ये रक्त का पीएच 7.4 होता है। देखना, 7.4 प्लस माइनस 0.2 हो सकता है। लेकिन एक बात देखना, आपने अगर पीएच स्केल पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, तो पीएच स्केल जो होती है 7 जो है ये उदासीन बिंदु है, और 7 से आप आगे बढ़ते हो 8, 9, 10, 11, 12, 14 तो होते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हो ना तो क्षारीयता बढ़ती है, आगे क्षारीय होता है। और 7 से आप पीछे चलते हो 6, 5, 4 तो इधर अम्लीय होता है। तो 7 उदासीन है, न्यूट्रल पॉइंट है। इससे आगे आप जाओगे तो क्षारीय मिलेगा, इससे पीछे जाओगे तो अम्लीय मिलेगा। अब 7.4 बोल रहा हूं मैं, तो 7.4 का मतलब 7 से आगे, तो अम्लीय हुआ कि क्षारीय, क्षारीय हुआ। लेकिन क्या बहुत ज्यादा आगे चला गया, थोड़ा सा ही गया, थोड़ा सा ही गया, तो ये हल्का क्षारीय। तो रक्त का अगर पीएच पूछा जाए क्या कैसा होता है, तो ये हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद दोस्तों आगे ये ध्यान रखना कि ब्लड के अंदर जो बफर बनाने का कार्य करते हैं, रक्त का बफर, ये कौन बनाते हैं, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट जो होते हैं, ये बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, रक्त के अंदर बफर का कार्य करते हैं। H2CO3 ये रक्त के अंदर बफर का काम करता है। अब ये बफर क्या होता है, सुनना। पीएच जो होती है ना, मैंने अभी बताई पीएच 7.4 है, तो पीएच जो है वो स्थिर होनी चाहिए, यानी कभी अम्लीय हो गया, कभी क्षारीय हो गया, कभी बढ़ के 8 हो गई, कभी घट करके पीएच इसकी 5 हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इंसान मर जाएगा। तो पीएच जो होती है वो स्थिर होनी चाहिए। पीएच को स्थिर रखने वाले घटक जो होते हैं इनको अपन बफर कहते हैं। तो रक्त के अंदर बफर का काम कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट जो है इसका बफर का काम करता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रक्त का संगठन, यानी ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, रक्त किससे किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपने कभी अपने घर में चाय बनाई होगी, तो अगर चाय बनाते हैं तो कैसे होता है, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, शक्कर, पत्ती, ये सबको मिक्स करके उबाल देते हैं, इस तरह से चाय बनती है। जब चाय बन जाती है उसके बाद उसको छाना जाता है। तो जब चाय को छानते हैं तो एक हिस्सा छन करके नीचे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और एक हिस्सा जो होता है ऊपर रह जाता है। तो इसी तरह से हम अगर ब्लड को छाने तो ब्लड में भी एक हिस्सा छन करके निकल जाएगा, एक हिस्सा बच जाएगा। तो ब्लड को इस तरह से ब्लड को अपन 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम रक्त के संगठन की बात करें तो जो हिस्सा छन के निकल गया, जो तरल हिस्सा होता है, इसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्लाज्मा या फिर इसको अपन कहेंगे तरल अंश या फिर इसको मैट्रिक्स कहेंगे। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। इसके बाद जो चीजें छन कर नहीं निकली बल्कि बच गई उनको अपन कहेंगे ठोस अंश या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड कार्पसेल्स यानी रक्त कणिकाएं। ओके, तो आप सोच सकते हो कितनी होगी? 55% ही है, तो बचा हुआ 45% क्या होगा? ये कार्पसेल्स होंगी। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन कितना है जी? रक्त 2 भागों में बटा क्या? प्लाज्मा और ठोस अंश। प्लाज्मा कितना है? 55% और ठोस अंश कितना है? 45%। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्लाज्मा की। पहले अपन प्लाज्मा पढ़ेंगे। तो देखना प्लाज्मा जो होता है इसमें अलग अलग घटक होते हैं। तो प्लाज्मा इतना तो समझ में आ रहा है कि तरल अंश है। कोई भी चीज तरल क्यों होती है? इसमें किसकी मात्रा हो तो चीजें तरल होगी दोस्तों? पानी, वाटर, पानी की वजह से तरलता आती है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें जल होता है, जल। अब ये जल कितना होता है? तो जल 90 से लेकर के 92%, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें जल ही होता है। 90 से लेकर के 92% क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर जल होता है। इसके बाद इसके अंदर कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या? अकार्बनिक पदार्थ के रूप में इसमें जैसे होते कितने अकार्बनिक पदार्थ? तो 0.9 से लेकर 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है अकार्बनिक पदार्थ के रूप में? अकार्बनिक पदार्थ के रूप में इसमें आयन हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट यानी कि लवण हो सकते हैं, और कुछ गैसेस हो सकती है। जैसे कि आपने नमक खाया तो सोडियम प्लस और Cl- आयन हुए कि नहीं हुए? अगर ये साथ में लवण के रूप में मौजूद है NaCl, तो ये भी ब्लड में मौजूद है प्लाज्मा के अंदर। तो या तो आयन हो गए, लवण हो गए, या फिर गैसेस जो ब्लड के अंदर गैसेस होती है वो। तो ये अकार्बनिक पदार्थ। इसका जो अगला हिस्सा है ये है कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? 7 से लेकर के 9% जो भाग होता है प्लाज्मा का वो कार्बनिक पदार्थ होता है। अब देखना कार्बनिक पदार्थ बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसा हो सकता है कोई हार्मोन है, एंजाइम है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेनली सबसे ज्यादा क्या होता है? क्वेश्चन किसके ऊपर बनते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, मुख्यतः सबसे ज्यादा इसके अंदर होती है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। तो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मुख्यतः क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रोटीन पाई जाती है। अब इन प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो सुनना दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखना है, इसमें सबसे पहली जो प्रोटीन होती है मुख्यतः उस प्रोटीन का नाम होता है एल्बुमिन। दोस्तों एल्बुमिन आपने पहले भी सुन रखा है, आप सुनते हो ना अंडे में कौन सी होती है सफेद एल्बुमिन, वो वाली प्रोटीन ना। तो वो तो है एग एल्बुमिन, अंडे वाली। और ये एल्बुमिन जो है ना ये ब्लड की है, इसको ब्लड एल्बुमिन बोलते हैं। तो ये ब्लड वाली एल्बुमिन है। ये एल्बुमिन जो होती है ये कहां पर बनती है? क्वेश्चन बनता है। ये एल्बुमिन का निर्माण यकृत में होता है, लीवर के अंदर। कहां पर होता है एल्बुमिन का निर्माण? यकृत के अंदर होता है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक पदार्थों में सबसे पहले प्रोटीन, और प्रोटीन में कौन सी? एल्बुमिन। एल्बुमिन कहां पर बनती है? यकृत के अंदर निर्मित होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है ओपी को बनाए रखना। ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरणीय दाब। अब ये परासरणीय दाब क्या होता है? ये जब हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक आएगा उस टॉपिक के अंदर इसको अच्छे से समझेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो, जैसे आपके घर पे अगर खीर बनती है तो खीर के अंदर किशमिश दाग डालते हैं ना, तो पहले कैसे पिचकी होती है और जब खीर बन जाती है उसको बाहर निकालते तो खुली होती है। ऐसा क्यों हुआ? परासरणीयता में अंतर के कारण ऐसा हुआ कि जहां पर पानी की अधिक सांद्रता थी वहां से पानी कम सांद्रता की ओर चला गया। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी परासरणीयता को मेंटेन रखना होता है, उसको संतुलित रखना होता है। उस परासरणीयता को, उस ओपी को कौन मेंटेन करता है? ये एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन करती है। कैसे? ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है। जब ब्लड किडनी में जाता है, फिल्टर होता है, मूत्र का निर्माण होता है, उस समय ये काम आती है। और जब हम किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं इसको डिटेल्स समझाऊंगा किस तरह से ओपी को कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट जो प्रोटीन होती है इसको बोलते हैं ग्लोबुलिन। दोस्तों ग्लोबुलिन बहुत सी टाइप की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा, गामा, इस तरह से ना। तो ब्लड में वैसे तो बहुत सारी ग्लोबुलिन है, लेकिन हमारे काम की कौन सी है? हमारे काम की मुख्यतः गामा ग्लोबुलिन। कौन सी प्रोटीन मुख्यतः है? गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ओके, गामा ग्लोबुलिन। ये गामा ग्लोबुलिन कहां पर निर्मित होती है? ये लसिकांगों में निर्मित होती है। अब ये लसिकांग क्या होती है? दोस्तों आप सांस लेते हो, हवा अंदर जाती है, क्या हवा के साथ कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ अंदर नहीं गया? बिल्कुल गया। आपने खाना खाया तो खाने के भोजन के साथ भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपके अंदर चले गए। आपने पानी पिया उसमें तो बहुत सारे बैक्टीरिया। तो इसका मतलब हम बैक्टीरिया से घिरे हुए, लगातार बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते रहते हैं, लेकिन हम हर वक्त बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है और वो प्रतिरक्षा तंत्र हमें रोगों से बचाता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे आपके जीभ है ना, जीभ के पीछे भी आपके टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, ये लसिकांग है। क्या चीज है? लसिकांग। आपके बगलों में भी टॉन्सिल्स होते हैं, ये लसिकांग है। जांघों में होते हैं ना, इस तरह से। तो हमारे शरीर में विभिन्न हिस्सों में लसिकांग पाए जाते हैं, जैसे मुंह के अंदर टॉन्सिल्स, लसिकांग। इन लसिकांगों का काम क्या होता है? जो बैक्टीरिया, जो बाहर से वायरस या बाहरी कोई भी एंटीजन आ रहा है उससे लड़ना। तो अब देखना, लसिकांगों का काम है बीमारियों से लड़ना या रोगाणुओं से लड़ना। और ये लसिकांगों के अंदर ही किसका निर्माण हो रहा है? ग्लोबुलिन का, गामा ग्लोबुलिन का। तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबुलिन का निर्माण किसमें हो रहा है? लसिकांगों में हो रहा है। ओके, अब ये काम क्या करती है? तो अभी आपको समझा दिया लसिकांगों का काम क्या है? प्रतिरक्षा। तो इस गामा ग्लोबुलिन का काम भी क्या होगा? प्रतिरक्षा। तो आपको उसका काम याद रखना है, प्रतिरक्षा, यानी कि रोगों से लड़ना। ओके, तीसरी प्रोटीन आपको याद रखनी है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन।
प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ये कहां पर निर्मित होती है? ये यकृत में निर्मित होती है और इसका काम क्या है? ब्लड की क्लोटिंग, रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का बनाना। दोस्तों जब आपके कट लग जाती है, घाव लग जाता है तो अचानक खून आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खून आना बंद हो जाता है, वहां पे थक्का बन जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो ये जो ब्लड की क्लोटिंग होती है ना, ये कैसे होती है? इसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार होती है। कौन सी प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दो प्रोटीन जिम्मेदार होती है। ओके, कैसे होता है रक्त का थक्का, कैसे बनता है, ये हम आगे की क्लासों में जानेंगे। हाल फिलहाल आपको याद रखना है रक्त का थक्का बनना। तो ये हो गया आपके प्लाज्मा का कंपोजिशन, याद रखना बहुत ही आसान है। प्लाज्मा 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। सबसे पहले क्या होता है? जल, कितना? 90 से लेकर 92%। फिर क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ, कितने होते हैं? 0.9 से लेकर के 1%। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ 7 से लेकर के 9% होते हैं। और इसके बाद आपके कार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन कहां पर बनती है? यकृत में। काम क्या करती है? ओपी को मेंटेन करना। हाँ, ग्लोबुलिन मुख्यतः कौन सी? गामा ग्लोबुलिन। काम क्या है? प्रतिरक्षा, बनती कहां? लसिकांगों में। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन कहां पर बनती है? यकृत में। काम क्या है इसका? इसका काम है भैया जी रक्त का थक्का बनाना। अब ध्यान रखना, कोई सी भी प्रोटीन अगर प्लाज्मा के अंदर पूछ ले कहां बनती है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन कहां बनती है? यकृत में। लेकिन केवल वो चीजें जो प्रतिरक्षा से संबंधित है उनका निर्माण कहां पर होता है? लसिकांगों में। आप देख लो, एल्बुमिन कहां पर बन रही है? यकृत में। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन कहां बन रहा है? यकृत में। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबुलिन ही कहां बन रही थी? ये आपकी लसिकांगों बन रही थी। तो ध्यान रखना, याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, आसान है याद रखना। कैसे? जो प्रतिरक्षा से संबंधित है उसका निर्माण तो होगा लसिकांगों में, और इसके अलावा जो है उसका निर्माण कहां पर हो जाएगा दोस्तों? यकृत में। ओके, हाँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लाज्मा के बाद ठोस अंश, जो बचा हुआ 45% था ना। हाँ, तो ठोस अंश या फॉर्म्ड एलिमेंट, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें दोस्तों क्या क्या होता है? आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है और डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी आप जानते हो ना, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स बिंबाणु, जिसको पट्टिकाणु कहते हैं ना, थ्रोम्बोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो इन तीनों को हमको अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। दोस्तों आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्ड सेल्स, है ना। सी का मतलब सेल्स भी होता है, कार्ड सेल्स भी होता है। देखना, लाल रक्त कणिकाएं या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इनका, लाल रक्त कणिकाओं का। हाँ, इनका अन्य नाम क्या होता है? इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। तो आरबीसी का अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट्स। इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीसी का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इसके बाद आरबीसी की जो झिल्ली होती है, ये ऋणायनों के लिए पारगम्य होती है, लेकिन धनायनों के लिए पारगम्य नहीं होती है। तो इस आरबीसी की झिल्ली विशिष्ट होती है। इस झिल्ली को डोनेन झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनेन झिल्ली। तो कभी क्वेश्चन दिख जाए आपको कि डोनेन झिल्ली किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या जाएगा? आरबीसी की झिल्ली को डोनेन झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका व्यास कितना होता है? इसका एवरेज व्यास बता रहा हूं मैं, 7 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसका व्यास कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी के अंदर आपको केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा। आप शरीर की कोई सी भी कोशिका उठा लो, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, इसलिए ई न्यूक्लिएटेड है। कैसी है? ई न्यूक्लिएटेड, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, केंद्रक ही नहीं है, तो ई न्यूक्लिएटेड। अब देखना, ऐसा नहीं है कि हमेशा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। पहले जब आरबीसी का निर्माण होता है उस समय केंद्रक होता है, लेकिन जब आरबीसी धीरे धीरे परिपक्व हो जाती है तो परिपक्व अवस्था में इसका केंद्रक निकल जाता है ना, बिना केंद्रक की होती है, नष्ट हो जाता है केंद्रक। हाँ, अब एक और चीज ध्यान में रखना दोस्तों, ये केंद्रक रहित होती है, लेकिन स्तनधारी जो होते हैं ना, उन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और वो उभय अवतलाकार होती है। उभय अवतल कैसे? सुनना, एक तो होता है उत्तल, एक होता है अवतल। जैसे सपाट है, सपाट सतह से उभरा हुआ तो इसको उत्तल बोलेंगे, और सतह से अगर दबा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल। तो इस तरह से अवतल। तो आरबीसी की जो सतह होती है ये ऊपर से भी अवतल, नीचे से भी अवतल, तो दोनों तरफ से दबी हुई, इसलिए इसको उभय अवतलाकार। उभय का मतलब दोनों और अवतल का मतलब दबी हुई, है ना। उभय अवतल या बाई कॉनकेव होती है आरबीसी। अब देखना, तश्तरी देखी होगी आपने, सेम टू सेम तश्तरी जैसी और उभय अवतलाकार। समझने के लिए आप जैसे डायग्राम में भी देख सकते हो, और मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। जैसे आपने कभी खाना खाया हो, कहीं गए हो शादी बारात में वगैरह में, तो वहां पर आपको मिठाई दिखाई देती है बालूशाही, देखी होगी आपने। तो कैसी होती है इसकी संरचना? ऊपर से भी दबी हुई, नीचे से भी दबी हुई, सेम टू सेम। आरबीसी भी किसकी जैसी होती है? बालूशाही की जैसी, है ना, उभय अवतलाकार, दोनों साइड से दबी हुई, तश्तरी में। ओके, हाँ। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, और दूसरी उभय अवतलाकार होती है। ध्यान रखना, स्तनधारी किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट जब हम टेक्सोनोमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रोटोजोआ से लेकर के मेमेलिया तक या स्तनधारी तक सारे वर्ग पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे स्तनधारी। लेकिन हाल फिलहाल में आपके नॉलेज के लिए बस इतना बता दूं, स्तनधारी क्या होते हैं कि ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जरायुज होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको अपन स्तनधारी कहते हैं ना। तो समस्त स्तनधारियों के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, और वो जो होती है उभय अवतलाकार होती है। एक राज की बात, इंपॉर्टेंट बात,
समस्त स्तनधारियों के अंदर ऐसा होता है जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन आपने एक जीव देखा ऊंट, और एक और जीव होता है लामा। ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है इसके अंदर केंद्रक होता है। ये आकार में कैसी होती है, आकृति में कैसी होती है, अंडाकार और उभय उत्तल होती है, जबकि दूसरी आरबीसी कहती थी उभय अवतल। अवतल मतलब दबी, उत्तल मतलब उभरा होता है, जस्ट उसका अपोजिट है ना। तो ध्यान रखना सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और वो उभय अवतलाकार होती है। लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, उभय उत्तल होती है, अंडाकार होती है, और ये जो होती है केंद्रक युक्त होती है। ध्यान रखना इनमें केंद्रक पाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक। अमाउंट ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी की मात्रा कितनी होती है मनुष्य के अंदर, है ना। तो देखते हैं आरबीसी की मात्रा। हम मादा में बात करें तो मादा के अंदर 45 लाख पर mm³ ये आरबीसी की मात्रा होती है, और अगर नर की बात करें तो नर के अंदर 50 से 55 लाख पर mm³ आरबीसी की मात्रा होती है। यानी ज्यादा किसमें है, नर में। आरबीसी नर के अंदर ज्यादा होती है, मादा के अंदर आरबीसी कम होती है। ओके, हाँ, ये एनसीईआरटी डाटा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब आरबीसी की डायग्राम की। तो आरबीसी में देखो जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये तो आरबीसी की जो झिल्ली है, इस झिल्ली के ऊपर आपको 3 रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं ना। तो एक्चुअल में क्या है, आरबीसी की झिल्ली के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। तो झिल्ली के ऊपर मैंने एंटीजन दिखाने की कोशिश की है। एंटीजन जैसे एक एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी हो गया, आरएच फैक्टर हो गया, इस तरह से एंटीजन होते हैं। ये एंटीजन मिलकर के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, यानी कि रक्त समूह क्या होगा। जैसे आपने सुना होगा कोई कहता है ब्लड ग्रुप ए, कोई कहता है बी है, कोई कहता है ए बी है, कोई कहता है ओ है, फिर बताते हैं मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। तो ये जो जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं कैसे डिसाइड होते हैं, आरबीसी की झिल्ली पर पाए जाने वाले एंटीजन ये डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ओके, तो ये एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। ओके, दूसरा मैंने आपको दिखाई दे रहा है जो लाइनें खींची हुई, एक्चुअल में ये आरबीसी का कंकाल दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसको स्ट्रोमेटिन कहते हैं। तो स्ट्रोमेटिन क्या होता है, आरबीसी का कंकाल होता है। उसके बाद मैंने रेड डॉट से दर्शाने की कोशिश की है हीमोग्लोबिन। क्या है ये, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो देखना मादा के अंदर इसकी मात्रा 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और नर के अंदर कितनी होती है, 14 से 16। तो ज्यादा किसमें होता है, हीमोग्लोबिन नर के अंदर। ये एवरेज इतना होना चाहिए। फिर बोलते हैं ना किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, तो इस लेवल से नीचे चला जाता था, बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है। ओके, नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं कुछ राज की बातों की, यानी कुछ अच्छी बातें जिनसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें। तो राज की बातें क्या है, बहुत से मैं टर्म्स बता रहा हूँ, शब्द बता रहा हूँ, जो हो सकता है किसी एग्जाम में आए हुए या फिर आने वाले किसी एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखना, सबसे पहले जैसे बात करते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, सुनना। आरबीसी की जो मात्रा मैंने बता दी, जैसे बताया ना, महिलाओं के अंदर 45 लाख, नर के अंदर 50 से 55 लाख। तो जो आरबीसी की मात्रा मैंने बता दी, अगर इससे भी ज्यादा मात्रा में आरबीसी पाई जाती है, नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में आरबीसी पाई जा रही है, तो उसको कंडीशन को अपन कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया क्या हुआ, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाना, इसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। कहां पर होता है ये पॉलीसाइथेमिया, तो देखो आप जाते हो जैसे रोहतांग दर्रे में या किसी ऊंची जगह पे जाते हो स्टेशन पे, तो वहां पर क्या होता है, ऊंचाई पर जो होती है ना, वो ऑक्सीजन जो होती है ना वो कम हो जाती है, और वायु दाब जो होता है ना वो भी कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन कम हो गई, वायु दाब कम हो गया, तो उस समय क्या होता है, हमारे अंदर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं ना, उनमें पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन पाई जाती है। आप देखना कभी भी जो पहाड़ी लोग इलाके में लोग रहते हैं ना, वो गोरे गोरे होते हैं, मतलब उनके गाल लाल लाल होते हैं, क्योंकि उनमें आरबीसी वगैरह ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, नॉर्मल जो आरबीसी होनी चाहिए उससे कम मात्रा में आरबीसी हो तो उसको एनीमिया कहते हैं। यानी नॉर्मल से ज्यादा हो गई तो पॉलीसाइथेमिया, और नॉर्मल से कम हो गई तो एनीमिया। अब एनीमिया बहुत से टाइप का हो सकता है, आगे अपन पढ़ेंगे बीमारियों में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीमोकोनिया। हीमोकोनिया क्या होता है, आरबीसी है, इसको टुकड़े हो, कट गए आरबीसी, टुकड़े हो गए। आप माइक्रोस्कोप में देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आरबीसी के टुकड़े दिखाई दे सकते हैं। तो जो आरबीसी के टुकड़े होते हैं ना, उनको अपन हीमोकोनिया बोलते हैं। तो हीमोकोनिया क्या होता है, आरबीसी के टुकड़े। नेक्स्ट है रोलैक्स। रोलैक्स क्या होता है, जैसे एक आरबीसी है, एक आरबीसी के ऊपर दूसरी आरबीसी चिपक गई, तीसरी चिपक गई, इस तरह से चिपक के इकट्ठा हो गया, उनका समूह बन गया। तो आरबीसी का जो समूह होता है इसको अपन रोलैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है भैया इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस। और इस इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी निर्माण को करने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। और ये इरिथ्रोपोइटिन कहां से निकलता है, ये इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है कहां से निकलता है, ये किडनी से निकलता है। और आरबीसी की मात्रा बढ़ने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ओके, रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको हीमोपोइसिस कहते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। और रक्त निर्माण करने वाले अंगों को हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। तो हीमोपोइटिक अंग किनको बोलेंगे, वे अंग जिनमें रक्त का निर्माण हो रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आरबीसी का अगर जीवन काल कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है। 120 दिन जीवन काल है, तो आरबीसी बन कहां रही है, निर्माण कहां हो रहा है इसका, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर, अस्थि मज्जा। सुनना,
ये जो हड्डियां होती है लंबी वाली, ये लंबी हड्डियां बीच में से खोखली होती है और इनके अंदर अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो। यहीं पर लाल अस्थि मज्जा होता है, पीला अस्थि मज्जा होता है। तो जो लाल अस्थि मज्जा होता है, उस लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ध्यान रखना, आरबीसी का निर्माण कौन होता है? लाल अस्थि मज्जा में। अब जैसे देख लो कि एक गर्भवती महिला है जिसके गर्भ में भ्रूण का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक उसके गर्भ में भ्रूण में हड्डियां बनी ही नहीं है, तो बताओ उसकी आरबीसी कहाँ बनेगी? जब गर्भ में भ्रूण के पास हड्डी ही नहीं है तो अस्थि मज्जा होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर उसकी आरबीसी कहाँ बनेगी? उस समय क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसके ऊपर झिल्लियां होती है, तो उसमें होती है पीत झिल्ली, है ना, पीत कोश। पीत कोश योगसैक होता है, उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। तो जो हीमोपोएटिक अंग है, पित्त कोश, सबसे पहले ये हो सकता है हीमोपोएटिक अंग। इसके बाद क्या होता है, जब शुरू में क्या होता है, लीवर के अंदर भी आरबीसी का निर्माण होता है, यकृत में। तो यकृत भी शुरू में आरबीसी का निर्माण करता है, हीमोपोएटिक अंग। हाँ, इसके बाद क्या होता है, रक्त का निर्माण और कहाँ पर हो सकता है? रक्त का निर्माण जो है दोस्तों स्प्लीन यानी कि प्लीहा में भी हो सकता है। तो प्लीहा भी क्या है? हीमोपोएटिक अंग है। इसके बाद देखना, जब बड़े हो जाते हैं, हड्डियां विकसित हो जाती है, फिर तो अस्थि मज्जा में आरबीसी बनी रही, रक्त बनी रहा है, तो फिर क्या हो गया? अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा जो होता है, बोन मेरो, ये हीमोपोएटिक अंग है। हाँ, पित्तक झिल्ली और आपका जो है लीवर और स्प्लीन, ये भी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो सकते हैं? हीमोपोएटिक अंग हो सकते हैं। दोस्तों ये थी आरबीसी की बातें। अब हमको पढ़ना है प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। तो आने वाली क्लास में हम प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।